आप लोग को आवाज जा रही होगी? आवाज जा रही है ना? आवाज आप लोग को जा रही होगी। और फिजिक्स वाले इस क्लास में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पावर को। कारण है कि इसका कह सकते हैं कि 3 टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, ये इलेक्टिव पेपर में हम लोग चैप्टर नहीं पकड़ते, हम लोग टॉपिक पकड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा होता है और चैप्टर को अगर कवर कीजिएगा तो ना उतना कवर करना पॉसिबल है और उतना कवर करना बुड़वाकाही भी है। सारा चैप्टर से क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए आपको जो हम पीडीएफ दिए हैं सिलेबस का, उसमें टॉपिक बाई टॉपिक ही दिए हैं, इसलिए आपको टॉपिक का ही ध्यान रखना है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर को लेकर के। और वर्क एनर्जी पावर को लेकर के क्या पहले क्वेश्चन पूछा गया है ये मैं आपको पहले ही दिखा दे रहा हूँ। यानी कहने का मतलब कार्य, शक्ति, ऊर्जा। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? कार्य, शक्ति और ऊर्जा। यानी कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क एनर्जी पावर से क्या क्या क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं इस टेस्ट में, ये मैं आपको अभी पहले बता दे रहा हूँ। इसके बाद क्या क्या टॉपिक अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें, यानी वर्क एनर्जी पावर में क्या क्या आपको पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। ज्यादा नहीं, 2-3-4 फार्मूला इसमें याद रखना है और 1-2 कॉन्सेप्ट याद रखना है, बस उसी से क्वेश्चन हर साल पूछता है। उसके सिवाय एक्स्ट्रा आपका इससे नहीं पूछेगा। तो एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ आपसे पूछेगा नहीं, छोटा सा चैप्टर है और कह सकते हैं 1 लेक्चर में खत्म भी हो जाएगा। और पीडीएफ आपको ऑलरेडी दे भी दिए हैं। उस पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पीडीएफ है और नीचे एमसीक्यू जो टॉप 10 एमसीक्यू है, जो लगभग क्वेश्चन से जहां से पूछे जाएंगे, वैसे सारे एमसीक्यू कलेक्शन आपको 10 एमसीक्यू का कलेक्शन आपको दिया गया है। उतना आपके लिए इनफ है। ठीक है ना? तो चलिए पहले देख लेते हैं जो अपना प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें यहाँ से जो सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा था वर्क एनर्जी पावर से। पहला तो देख सकते हैं स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन पूछा था। पहला स्टार्टिंग में पूछा था कि वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो जो अगर वर्क के बारे में सही से पढ़ा रहेगा तो वो क्या कर सकता है, वो डायमेंशन फॉर्मूला यानी वीमा वाला फॉर्मूला को निकाल सकता है। तो इसके लिए जरूरी क्या है, वर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन को अगर सही से नहीं भी पढ़ते हैं, या अगर मान लेते हैं अगर आप नहीं याद रख पाते हैं, तो अगर आप वर्क के बारे में, कार्य के बारे में सही से जानेंगे तो आप इसको डिफाइन करके इसका डायमेंशन फॉर्मूला यानी वीमा वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन पूछा था कि वर्क का बताइए क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला। हो सकता है एनर्जी का आपसे पूछ दे, पावर का पूछ दे, यानी डायमेंशन फॉर्मूला वर्क एनर्जी पावर कोई एक का पूछ सकता है। इसलिए मैं आपको अभी आपको डिफाइन करके बता दूंगा कैसे वर्क एनर्जी पावर का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा था और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी क्वेश्चन आपका किससे था, वर्क एनर्जी पावर से था, कि मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैक्सिमम कितना होगा। तो E बराबर mc स्क्वायर होता है, जानते हैं आइंस्टीन का इक्वेशन होता है। ये भी कहां से था, वर्क एनर्जी पावर से था। तो 2 क्वेश्चन पूछा था टेस्ट में और जनरली 2 क्वेश्चन पूछता भी है। और अगर अपने टाइम के बारे में बात करें तो मेरे टाइम में पूछा था कि बताइए, मेरे टाइम में पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी को लीनियर मोमेंटम यानी पी के टर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है ना? ये मुझे 3-4 क्वेश्चन याद है वर्क एनर्जी पावर का, जहां से क्वेश्चन पूछता है और यहीं से क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा। तो सबको समझ में आ गया ना क्वेश्चन किस प्रकार का पूछता है? क्वेश्चन का लेवल समझ आ गया ना? क्वेश्चन का लेवल इजी है, इस चैप्टर से क्वेश्चन का लेवल इजी है, क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं है, बस आप एक एक करके समझिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। तो पीडीएफ आपके पास भेजे हैं, आप भी पीडीएफ देखिएगा। हम एक एक करके स्टार्ट करें पीडीएफ को। सो देखिए ये वाला पीडीएफ सबके पास गया होगा। पीडीएफ किससे रिलेटेड है, वर्क एनर्जी पावर से, यानी कार्य, शक्ति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखिए वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहला टर्म है वर्क के बारे में। तो वर्क तक कैसे पहुंचे ये समझिए। सबसे पहले हम लोग समझे थे मोशन को लेकर के। सबसे पहले मोशन को समझे, मोशन के बाद समझे कि आखिर मोशन होता है क्यों, यानी ये जो अपना गति है, गति होता है किसके कारण से, तो फोर्स के कारण होता है। तो अब चूंकि मोशन हम लोग पहले सीख चुके हैं, मोशन किसके कारण हो रहा है, फोर्स के कारण हो रहा है, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। तो अब मोशन जिस फोर्स के कारण हो रहा है, यानी मोशन और फोर्स दोनों को एक साथ मिला करके जिस सेक्शन में पढ़ते हैं वही अपना क्या है, वर्क है। ठीक है ना? मोशन और फोर्स एक साथ एक जगह मिला करके पढ़ते हैं, यही अपना क्या है, वर्क है। तो
तो वर्क सिंपल सा कहता है, वर्क का इंग्लिश क्या होता है हिंदी में? सिंपल सा कार्य होता है, यानी काम होता है। तो वर्क का सिंपल सा मतलब होता है, अगर वर्क का साधारण सा मतलब है, अगर कोई बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ये मान लेते हैं अगर बॉडी का नाम ए है, मान लेते हैं इसका नाम ए है, अगर इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाए किसी फोर्स के कारण, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी एफ डॉट डी, यानी दोनों का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना बल के कारण और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना विस्थापन हुआ, ये दोनों का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं तो यही डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं कि वेक्टर के कैलकुलेशन में, यानी सदिश यानी कि राशि का कैलकुलेशन में दो प्रकार का गुणन हम लोग जानते हैं, दो प्रकार का गुना जानते हैं, सदिश गुणन और अदिश गुणन, या कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस केस में कौन सा प्रोडक्ट होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन वेक्टर में कौन सा होता है? डॉट प्रोडक्ट। तो अगर बात की जाए वर्क के बारे में, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? एफ डॉट डी, और इसको एक्सप्लेन करें तो एफ का एफ हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? एफ डी, और डॉट के लिए क्या आता है? कॉस थीटा। यानी फाइनली कह सकते हैं वर्क बराबर क्या होगा? एफ डी कॉस थीटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा वर्क पर कि थीटा को वैल्यू दे देगा 0, थीटा का वैल्यू दे देगा 90, या आपसे पूछ दे कि मैक्सिमम किस पे होगा, मिनिमम किस पे होगा, तो ये तो आप बता सकते हैं। डी थीटा का वैल्यू पुट करके क्या कीजिएगा? डिफरेंट वैल्यू को बता दीजिएगा। बात समझ में आया? जैसे थीटा का वैल्यू है 0, तो वर्क क्या होगा इस केस में? अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो हम लोग जब पुट करेंगे तो एफ डी हो जाएगा, और कॉस थीटा की जगह 0, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। यानी कह सकते हैं वर्क इस केस में क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यानी कहने का मतलब फोर्स, यानी कहने का मतलब बल और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों का सेम डायरेक्शन होता है तो उस केस में वर्क हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम कब होता है वर्क, मिनिमम कब होता है वर्क? वर्क का जितना भी डिफरेंट कंडीशंस है सबको आप क्या कीजिएगा? ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो पहली बात हो गई वर्क को लेकर के, यानी वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने डिफाइन आपको कर दिया। अब यहाँ जो फॉर्मूला वाला बात है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको लेकर के यूनिट को लेकर के बात करते हैं। तो वर्क बराबर हम लोग क्या देखे? फाइनली वर्क बराबर हम लोग देखे एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, एफ डी कॉस थीटा देख रहे हैं। थीटा के कोई सर्टेन वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू एफ डी हो जाएगा। हम लोग यूनिट को पता कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर। यानी कह सकते हैं इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन और मीटर होता है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। और जो क्वेश्चन पूछा था डायमेंशन फॉर्मूला को लेकर के, किसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, यानी वीमा वाला फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि एम एल टी, यानी कि मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेस कर देते हैं, अगर किसी भी फॉर्मूला को आप मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में लिख देते हैं, तो वही उसका फॉर्मूला क्या कहलाता है? डायमेंशन फॉर्मूला। तो हम लोग को लिखना है वर्क के लिए, वर्क का मतलब कह सकते हैं शॉर्ट में एफ डी, फोर्स और क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखना है हम लोग को किस फॉर्म में? एम एल और टी के फॉर्म में। तो देखिए लिख रहे हैं, फोर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? लेंथ। तो एल तो ये लिख दिए, मास एम, ये भी एम के फॉर्म में आ चुका है, एम एल हमारा आ चुका है, बट ये एक्सेलरेशन ए को भी फॉर्म में बदलना है। ए को हमको किस फॉर्म में बदलना है? एम एल टी के फॉर्म में बदल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इस तरीके से लिख सकते हैं, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहाँ पे हो जाएगा अपना एल। आगे अगर बढ़ाते हैं तो हमारा हो जाएगा एम। वेलोसिटी को फिर से क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। हम लोग क्या जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिख सकते हैं? एल, और टी एक पहले से और टी फिर से आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, और यहाँ क्या है? एल है। यानी कह सकते हैं फाइनली इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी का इनवर्स माइनस 2। समझ में आ गया? इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? या तो आप डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लीजिए, देख लीजिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है वर्क का? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। या तो आप सिंपली अगर आप एक्सप्रेस करने के लिए जानते हैं तो आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने एक्सप्रेस करके दिखाया। वर्क को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। चूंकि डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ का, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? लेंथ, तो एल लिख दिए, मास का एम, एक्सेलरेशन को फिर से डिफाइन किए तो वेलोसिटी बाई टाइम, यहाँ एल का एल हो गया, इसके बाद मास का मास एम हो गया, भी यानी क्या हमारा
वेलोसिटी है, वेलोसिटी कहने का मतलब वेग है। इसको इसको डिफाइन करें तो ये क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कहने का मतलब एल हो गया डिस्प्लेसमेंट के लिए, टाइम के लिए एक टी, और एक टी पहले से, तो टी टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, और अपना एल हो गया, यानी फाइनली इसको पुट किए तो क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स माइनस 2। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा अपना डायमेंशन फॉर्मूला को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसी चीज को देखिए दिखाया गया है, एफ एस कॉस थीटा का क्या मतलब है। इसके बाद एक स्प्रिंग का केस याद रखना है। स्प्रिंग के केस में पूछता है जनरली इस तरीके से अपना स्प्रिंग होता है, और अगर आप स्प्रिंग को खींचते हैं इस डायरेक्शन में, तो उस केस में क्या करते हैं आप, इसके अपोजिट में काम करते हैं। इस केस में क्या करते हैं आप, अपोजिट में काम करते हैं। स्प्रिंग हमेशा इस डायरेक्शन में रहना पसंद करता है, और आप क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में खींचते हैं। तो उस केस में जो फोर्स होता है वो कितना के बराबर होता है, माइनस के एक्स के बराबर होता है। याद रखिएगा स्प्रिंग के केस में आपसे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा। स्प्रिंग के केस में क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है माइनस के एक्स, जहाँ के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, स्प्रिंग का नियंतांक है, स्प्रिंग का नियंतांक हो जाएगा, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी विस्थापन है, यानी ये जो अपना स्प्रिंग है वो कितना खिंचा हुआ ये एक्स बताता है, यानी इस केस में एफ बराबर क्या हो जाता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ स्प्रिंग वाला याद रखना है। और इसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, निगेटिव वर्क डन कब होगा। वर्क क्या हो सकता है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क निगेटिव भी हो सकता है, और वर्क जीरो भी हो सकता है। ठीक है, एक बात यहाँ पे याद रखिएगा वर्क को लेकर के कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो ये बातें यहाँ तक वर्क के बारे में थी, और इससे रिलेटेड, इससे डीपली आपसे वर्क से नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके बाद एक और थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम, आगे देखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी कहने का मतलब क्या हो गया, ऊर्जा, यानी जो काम करने का आपको क्या देता है, ताकत देता है, जिसके थ्रू आप काम करते हैं। ठीक है, तो काम जिसके थ्रू करते हैं, कैपेसिटी जो है काम करने का, वही क्या कहलाता है, हमारा एनर्जी कहलाता है। और एनर्जी दो प्रकार का होता है। एनर्जी कितने प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का। एक तो एनर्जी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और एक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। शॉर्ट में अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट के कारण एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मतलब जो मोशन के कारण हो, तो ये क्या कहा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक करने का मतलब, पोटेंशियल एनर्जी करने का मतलब स्थितिज ऊर्जा, और के काइनेटिक एनर्जी करने का मतलब गतिज ऊर्जा। तो अगर गति के कारण हो तो गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण हो मतलब कि हाइट के कारण हो, उसके स्थिति के कारण हो, तो क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो आपसे बस पूछेगा कि बताइए ये कौन सा एनर्जी का एग्जाम्पल है, तो आप इसको पिक आउट कर दीजिएगा। जब भी एग्जाम में आएगा आपसे पूछ दे कि कौन सा एनर्जी का प्रकार है, तो आप इसको बता दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एनर्जी में एक चीज और याद रखना है, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा। उधर वर्क का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ये भी याद रखिएगा। और जूल को इन शॉर्ट में लोग क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर भी कहते हैं। और ये जो अपना एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है जूल है, इसका एक अनदर यूनिट है अर्ग। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है कि एक अर्ग बराबर कितना जूल होता है, तो याद रखिएगा 10⁻⁷ होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर, सॉरी यहाँ पे याद रखिएगा 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो 10⁻⁷ होता है। याद रखिएगा अर्ग छोटा है जूल से, जूल बड़ा है। तो यहाँ एक फॉर्मूला याद रखिएगा, पोटेंशियल। अब वही अगर फॉर्मूला को लेकर के बात की जाए, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला, मतलब स्थितिज ऊर्जा का, तो इसका फॉर्मूला है mgh। इसका फॉर्मूला क्या है, mgh। और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। यहां से दो फॉर्मूला याद रखिएगा। ये किसके कारण है, ये अपना किसके कारण हो जाता है, तो ये हो जा रहा है अपना काइनेटिक एनर्जी के कारण, यानी करने का मतलब गतिज ऊर्जा के, गति के कारण, मोशन के कारण। और ये अपना स्थिर है इसके स्टेट के कारण। स्टेट क्या है, हाइट पे सिचुएटेड रहेगा, या मतलब कि जब भी स्टेबल रहेगा तो स्टेबल के केस में पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे। यहीं पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो पूछता है एक्सप्रेस करने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी, तो ध्यान रखिएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस करना है किसके फॉर्म में, लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में। लीनियर मोमेंटम करने का मतलब रेखीय संवेग के फॉर्म में। ठीक है, रेखीय संवेग के फॉर्म में, लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी। हम लोग क्या जानते हैं, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम करने का मतलब पी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी।
मास इंटू वेलोसिटी को क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं, यानी कहने का मतलब रेखीय संवेग कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को बदलना है किसके फॉर्म में, लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में। तो कैसे बदलते हैं इसको देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 mv²। आगे क्या कर रहे हैं, 1/2 का 1/2 और m यहाँ अपने मन से एक लिख दे रहे हैं एक्स्ट्रा में, तो कह सकते हैं फाइनली mv का स्क्वायर, क्योंकि m अपने मन से एक रख दिए थे, m अपने मन से ऊपर रख रहे हैं, तो m और m स्क्वायर हो जाएगा, और v का स्क्वायर तो पहले से ही है, तो कह सकते हैं शॉर्ट में mv का स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा m, क्योंकि ऊपर अपने मन से गुना कर दिए थे m के साथ, तो m से नीचे कर दिए डिवाइड। ये समझ में आया, इसका बेसिक स्टेप यहाँ नहीं लिखे, या इस तरीके से लिख भी सकते हैं, 1/2 mv², अपने मन से एक m गुना कर दीजिए और नीचे अपने से एक m डिवाइड कर दीजिए। तो इस केस के लिए क्या, m हो गया और v हो गया, ऊपर पूरा स्क्वायर लगा दिए। आगे बढ़ रहे हैं, इस केस में क्या लिख सकते हैं, 1/2 mv का मतलब क्या होता है, mv को हम लिख सकते हैं शॉर्ट में p, तो क्या हो जाएगा p का स्क्वायर बाई में m, यही फॉर्मूला निकल कर आएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 p² बाई क्या हो जाएगा m, यानी शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, ये जो अपना पोटेंशियल, ये जो अपना लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नीचे में 2m है, तो 2m क्या हो जाएगा, क्रॉस में गुना होने के लिए चल जाएगा, तो कह सकते हैं क्या हो जाएगा 2m ke, और यहाँ इसका स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यही हो जाएगा फॉर्मूला इसको ध्यान रखना है कि जो अपना लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है 2m ke का स्क्वायर रूट होता है। ये फॉर्मूला समझ में आ गया, सबको याद रखिएगा, इस फॉर्मूला का पूछेगा आपसे, ठीक है, एमसीक्यू आपसे पूछेगा कि लीनियर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के लीनियर मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप क्या है, तो रिलेशनशिप यही है √2m ke, इसको याद रखिएगा। यहां तक क्वेश्चन है सर, एमसीक्यू में रहेगा, एमसीक्यू में होगा, एमसीक्यू में है, इसको रखे हैं। तो यहाँ हो गया पोटेंशियल एनर्जी और अपना काइनेटिक एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, अगर छोटा मोटा अगर आपसे कैलकुलेशन पूछे तो mgh पे आराम से कैलकुलेट कर दीजिएगा। g का क्या है, g अपना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g का वैल्यू क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h हाइट हमेशा आपको दिया रहेगा और मास भी आपको दिया रहेगा। तो आप जब भी पूछे पोटेंशियल एनर्जी तो यूज कीजिएगा mgh वाला फॉर्मूला निकालने के लिए। छोटा मोटा एमसीक्यू छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछेगा, टफ न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। और अगर काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो काइनेटिक एनर्जी में सीधा पुट कीजिएगा 1/2 mv²। तो दोनों फॉर्मूला का यूज करने के लिए सीखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम को समझिएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, एक रिलेशन है, वर्क एनर्जी क्या है, थ्योरम वर्क एनर्जी के बीच का एक रिलेशन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है कि आप वर्क निकाल सकते हैं किससे, एनर्जी से। मतलब अगर आपको एनर्जी पता है, अगर आपको ऊर्जा पता है, तो आप बता सकते हैं कि काम कितना हुआ होगा, कार्य कितना हुआ होगा। मतलब एनर्जी के सपोर्ट से आप वर्क निकाल सकते हैं, और जिस फॉर्मूला के कारण निकालते हैं उसी का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को याद रखिएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क एनर्जी थ्योरम कर रहा है कि वर्क बराबर क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, उसी को लिखा गया है। वर्क के लिए W हो गया, फाइनल के लिए क्या हो गया 1/2, और जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं 1/2 mv²। तो 1/2 mv² चूंकि फाइनल था तो v ले लिए, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दिए 1/2 m, और इसकी जगह क्योंकि इनिशियल है तो इनिशियल में क्या लेते हैं हम लोग, u लेते हैं। इसीलिए शॉर्ट में यहाँ कह सकते हैं कि वर्क बराबर क्या हो सकता है 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। तो इस पर भी कुछ क्वेश्चन रह सकता है, कुछ क्वेश्चन यूज करने के लिए आप सीखिएगा। कुछ क्वेश्चन रह सकता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि मास है, मान लेते हैं कि 50 केजी का कोई मास मान लेते हैं, या इस तरह इसको शॉर्ट में लिखिए, एक बॉल रखे, ठीक है। मान लेते हैं कि 1 केजी का कोई बॉल है, और शुरुआती टाइम में उसको फेंका जाता है, मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से, और फाइनली उसका जब होता है, यानी फाइनल जो उसका वेलोसिटी है वो मान लेते हैं कि 25 मीटर पर सेकंड है। तो बताइए इस केस में वर्क कितना होगा, वर्क डन इस केस में कितना होगा, बताइए। इसमें कैलकुलेट करके वर्क डन कितना होगा, इस केस के लिए वर्क डन कितना होगा,
वर्क एनर्जी थ्योरम पे इसको पुट कीजिए 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², और कैलकुलेट करके बताइए वर्क कितना होगा। तो 525/2। ये सब कुछ समझ में आ रहा है, ये वाला कैसे पुट करना है इसको। क्वेश्चन आसान था, सब कुछ समझ में आया था। इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो दिया था लगा देंगे, डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे। वर्क बराबर क्या हो जाएगा 1/2 mv², तो 1/2 का 1/2, और यहाँ पे एम क्या था हमारा 1 था, भी फाइनल हम लोग का कितना था 25 था, तो कर सकते हैं 25 का स्क्वायर 525 माइनस 1/2 एम की जगह फिर से मास 1 हो जाएगा, और यू क्या था 10 था, तो 10 का स्क्वायर। फाइनली सॉल्व कर देंगे तो 1/2 कॉमन हो जाएगा। इसके बाद 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, माइनस में 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, यानी कर सकते हैं 525/2, है ना। 525/2, ये क्या होगा 525/2। हाँ, ये क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। ठीक है, वर्क का क्या है जूल है। तो कह सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम के सपोर्ट से हम लोग क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम के सपोर्ट से हम लोग पता करते हैं वर्क को। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करने के लिए जानिएगा, और ये फॉर्मूला को एकदम से याद रखिएगा। इस फॉर्मूला का दूसरा फॉर्म में किस तरीके से कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं वर्क बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू में फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हो सकता है इस तरीके से भी रहे, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ देगा वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल्स टू, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन रहेगा k.ef माइनस k.ei, 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो आप इसमें से चूज कर लीजिएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाला को। अगर चूज कर लीजिएगा तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो एक अपना यहाँ पे वर्क एनर्जी फॉर्म वाला है, वर्क एनर्जी थ्योरम वाला है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ये आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी न ही एनर्जी को बनाया जा सकता है, न ही इसको क्या किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है। बस एनर्जी को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस बदला जा सकता है, और इसके सिवा इसको कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो आपसे पूछेगा, आपसे एग्जांपल दे देगा कि बताइए इस केस में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है या एनर्जी बन रहा है। जैसे आपसे बोल दे कि यहाँ पे कोयला जला करके हम लोग बना रहे हैं, यानी कोयला में हीट दे रहे हैं, यानी हीट एनर्जी से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, यानी कि तापीय ऊर्जा से हम लोग विद्युतीय ऊर्जा बना रहे हैं। तो इस केस में क्या हुआ, एनर्जी नया बन रहा है या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस टाइप का आपका एमसीक्यू पूछेगा, तो आपको बताना है क्या कि इस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, इसके स्टेटमेंट को याद रखिएगा, डायरेक्टली आपसे पूछ देगा स्टेटमेंट आपसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है, मास के कंजर्वेशन के बारे में बात करता है, एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में बात करता है, पोटेंशियल के कंजर्वेशन के बारे में बात करता है, या नॉन ऑफ द एबव। कुछ भी आपको दे दे, आप बताइएगा एनर्जी के कंजर्वेशन से रिलेटेड में क्या करता है, बात करता है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला जो ऑलरेडी पूछा गया है, अभी आप देखे भी थे 2019 के टेस्ट में, इस फॉर्मूला को पूछा गया था, इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, यानी कि मास और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, मास और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है कि रिलेशन इस केस में क्या है कि एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर होता है मास इंटू एमसी स्क्वायर। एनर्जी बराबर क्या होता है, एमसी स्क्वायर, जहां एम क्या है, मास है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, यानी एनर्जी किसी भी बॉडी से मैक्सिमम एनर्जी कितना निकल सकता है, तो ई बराबर एमसी स्क्वायर निकल सकता है। जैसे एग्जांपल इसका मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक मान लेते हैं एक लकड़ी का टुकड़ा है, मान लेते हैं कि ये कितने केजी का है, मान लेते हैं ये 2 केजी का है, और आपसे पूछ दे बताइए इस केस में मेरे को मैक्सिमम एनर्जी कितना मिलेगा, मैक्सिमम ऊर्जा कितना मिलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, बताइए तो कितना मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा इस केस में। 2m
तो इस केस में फाइनल कितना मिल जाएगा, तो हम लोग जानते हैं आइंस्टीन का मास एनर्जी, इसी को कहते हैं, आपसे पूछ देगा आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या है, तो ये कहता है कि E बराबर mc², मास हमारा 2 kg का था, और C क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, पर भी क्या है स्क्वायर है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 का 2 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 दूना 16, यानी कह सकते हैं फाइनली कि 9 दूना 18 × 10⁶ जूल का मैक्सिमम एनर्जी आपको मिल सकता है। ये छोटा मोटा कैलकुलेशन आपसे रह सके तो कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। E बराबर क्या होता है mc² होता है, यही फॉर्मूला यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को याद रखिएगा, समझ में आ गया ना इसको कैसे यूज करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है कोलिजन। कोलिजन करने का मतलब टकराव, ठीक है। अब टकराव होगा तो टकराव करने का मतलब कोलिजन, मतलब एक दूसरे से अगर दो बॉडी टकराता है, मान लेते हैं एक ब्लॉक हमारा ए है और एक ब्लॉक हमारा बी है, लेट अस सपोज ये दोनों ब्लॉक आपस में टकरा रहा है, तो इस केस में जब दोनों का टकराव होगा तो इस केस में क्या क्या फेनोमेनन होती है, क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या चीजें कंजर्व रहती है और क्या चीजें कंजर्व नहीं रहती है, इसी के बारे में बात करता है इस चैप्टर में। तो कोलाइजन बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा क्या होता है इन इलास्टिक कोलिजन, या कह सकते हैं नॉन इलास्टिक कोलिजन। तो कोलिजन दो प्रकार का होता है, कोलिजन दो प्रकार का ध्यान रखना है, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक। इलास्टिक करने का मतलब जिसमें लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, मतलब पी का वैल्यू क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, पी मतलब मास भी कंजर्व रहेगा और क्या रहेगा वेलोसिटी भी कंजर्व रहेगा। तो अगर आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो कहिएगा इलास्टिक कोलिजन। यही आपसे डायरेक्टली पूछेगा इलास्टिक कोलिजन मींस, ऑप्शन दे देगा आपको कई सारा, तो आपको बताना उस केस में क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो इलास्टिक कोलिजन, अगर कंजर्व नहीं रहता है तो इन इलास्टिक कोलिजन इसको कहते हैं। तो यही यहाँ पे बताया भी गया। और एग्जाम्पल आपको कुछ ध्यान रखना है, एग्जाम्पल आपसे पूछेगा एटॉमिक पार्टिकल के बीच में जो कोलाइजन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन टकराता है या इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन टकरा रहा है, तो एटॉमिक पार्टिकल के बीच में जो कोलाइजन होता है वो कौन सा कोलाइजन होता है इलास्टिक कोलाइजन। अगर मार्बल बॉल यानी अगर आप सरफेस पर एक अगर आप बॉल पटकते हैं तो ये कौन सा कोलाइजन का एग्जाम्पल है इलास्टिक कोलाइजन का। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको ध्यान रखना, आपसे पूछेगा कि बताइए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है इलास्टिक कोलाइजन का। और वहीं अगर बात की जाए इन इलास्टिक के बारे में, तो इन इलास्टिक करने का मतलब होता है वैसा कोलिजन, वैसा टकराव जिसमें क्या हो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो, क्या हो, ठीक है। लीनियर इसमें क्या होता है लीनियर मोमेंटम क्या होगा कंजर्व होगा, लेकिन ध्यान रखना है एनर्जी क्या होगा कंजर्व नहीं होगा। एक चीज को यहाँ पे रखना है, एक चीज माइनर चीज है ये भी ध्यान रखिएगा। इलास्टिक कोलिजन दो बात, इलास्टिक कोलिजन में क्या एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा हमेशा हर केस में, लेकिन इस केस में डिफरेंस क्या हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन के साथ साथ में यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है कंजर्व होता है। यानी इस केस में इलास्टिक कोलिजन के केस में एक तो अपना लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, साथ में अपना काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। लेकिन वही नॉन इलास्टिक कंजेशन में क्या रहेगा लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ हमेशा कहता है कि क्या रहेगा मास एनर्जी कंजर्व रहना है। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या कर जाता है ट्रांसफॉर्म कर जाता है, मतलब उसका रूप बदल जाता है और ट्रांसफॉर्म करके किसी दूसरे फॉर्म में चल जाता है। तो ऐसे कोलिजन को कहते हैं नॉन इलास्टिक या कह सकते हैं इन इलास्टिक, और ये हो जाएगा अपना इलास्टिक। तो इलास्टिक नॉन इलास्टिक में याद रखना है काइनेटिक एनर्जी के कारण मेन चेंजेस होता है, ये जो अपना लीनियर मोमेंटम है इसको तो कंजर्व रहना ही है, ये तो नेचर है कह सकते हैं। और इसी को एक एग्जाम्पल वगैरह में एग्जाम्पल देकर के समझाया भी जा रहा है। खैर यहाँ पे सिंपल है। उसके बाद एक और चीज याद रखना है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दो चीज याद रखना है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में याद रखिएगा मतलब संरक्षी बल और असंरक्षी बल। हिंदी में अगर बात करें कंजर्वेटिव का मतलब होता है संरक्षी बल, और नीचे हिंदी आपको मिलेगा भी, और इसका मतलब क्या होता है असंरक्षी बल। तो इसमें इतना ही याद रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन, यानी ऐसा फोर्स ऐसा बल जिसके कारण जब फोर्स के कारण काम हो तो काम उसके फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करे। फाइनल पॉइंट यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करे, न कि पूरे पाथ पर डिपेंड करे। जैसे एग्जांपल देखिए नीचे दिखाया भी जा रहा है। इस केस में देखिएगा मान लेते हैं कि
यहाँ एक ब्लॉक ए रखा हुआ है और इसको हमको लाना है इस पॉइंट बी पर लाना है। तो ये ब्लॉक हो सकता है इस तरीके से ले जाया जाए, या हो सकता है इस ब्लॉक को इस तरीके से ले जाया जाए, या हो सकता है इस ब्लॉक को इस तरीके से ले जाया जाए। तो अगर फोर्स के कारण जो काम हो रहा है और वो काम का वैल्यू फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, तो वो कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल। और अगर वो पाथ पर डिपेंड कर जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स में आपसे पूछेगा तो बस इतना ही याद रखिएगा कि पाथ पर डिपेंड करता है नॉन कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यही सारे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जहां से क्वेश्चन आपका वर्क एनर्जी एंड पावर से आता है, वो सबके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और इसका हिंदी इंग्लिश दोनों के फॉर्म में है, और नीचे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिया गया है, नीचे क्वेश्चन भी दोनों के फॉर्म में दिया गया है, हालांकि इसमें आंसर भी दिया गया है ताकि आपको हेल्प हो सके। हाँ, हिंदी में जहाँ दिक्कत होगा बोल तो रहे, संरक्षी और असंरक्षी बल हुआ ना, एक चीज और छूट रहा है, वर्क एनर्जी हो गया, पावर एक चीज छूट रहा है, यहाँ पे एक चीज और छूट रहा है। अभी क्या छूट रहा है, पावर छूट रहा है। पावर करने का मतलब शक्ति, ठीक है, शक्ति छूट रहा है यानी पावर। पावर करने का मतलब क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी वर्क को अगर टाइम से डिवाइड कर देते हैं, अगर वर्क को टाइम से डिवाइड कर दे रहे हैं तो वही क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, वर्क को अगर टाइम से डिवाइड कर दे रहे हैं तो वो आपका कहलाता है पावर। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, पावर का अगर ऐसा यूनिट के बारे में बात हो जाएगा तो ये हो जाएगा जूल बाई में टाइम। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और टाइम का ऐसा यूनिट, ऐसा इकाई क्या है, ऐसा इकाई टाइम के लिए टी कह दिए, यानी जूल बाई टाइम, या कह सकते हैं इसको ऐसा यूनिट में कहिएगा तो जूल बाई सेकेंड। तो जूल बाई सेकेंड का क्या हो जाएगा, वाट कहलाएगा। ठीक है, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। हाँ, वाट होता है पावर का ही। पी का तो वाट। ठीक है, यानी पी का मतलब पावर, पावर का मतलब क्या हो गया, वाट। तो यहाँ से एक चीज के बारे में ध्यान रखिएगा, और इसमें और भी कुछ बात होता है, मतलब पावर का कोई बड़ा भी यूनिट है जो भी जनरली कॉम्पिटिशन्स वगैरह में यानी एंट्रेंस के टेस्ट वगैरह में पूछता है। पावर में याद रखना है, एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। साथ में अगर 1 किलोवाट के बारे में बात किया जाए तो 1 किलोवाट कितना वाट के बराबर होगा, 1000 वाट के बराबर। यानी पूछ दे आपसे कि 1 किलोवाट बताइए कितने के बराबर होगा, तो 1000 वाट के बराबर होगा। एक हॉर्स पावर के बारे में पूछ दिया जाए तो 746 वाट के बराबर होगा। तो ये अपना पावर से रिलेटेड भी याद रखिएगा, और इससे ज्यादा डीपली पावर वगैरह से तो ज्यादा कुछ पूछता नहीं, मेन पूछता है आपको एनर्जी वाला सेक्शन से ही, या तो फिर आपका। और डायमेंशन फॉर्मूला अगर सबका पूछेगा तो याद रखिएगा, जो वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या देखे थे, ml² T इनवर्स 2। चूंकि वर्क का और एनर्जी का दोनों का यूनिट क्या है, जूल है, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। बट एक दो बता दीजिए सर। किसमें, एमसीक्यू में जाइए सर, एक दो को बताइए हिंदी वाला। अच्छा एमसीक्यू में, ठीक है बता दे रहे हैं। लेकिन वही अगर पावर के केस में अगर डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा, यानी पावर के केस में वीमा पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा कि पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाई में टाइम। तो वर्क को अगर यहाँ रखिएगा यानी ml² T इनवर्स -2 रखिएगा, तो टी क्या हो जाएगा, एक और टी घटने के लिए चलाएगा। यानी कह सकते हैं पावर के केस में, शक्ति के केस में इसका जो वीमा वाला फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, ml² T इनवर्स -3। याद रखिएगा, ये हो जाएगा पावर के केस में। पावर के केस में भी याद रखना है, वर्क के केस में भी याद रखना है, एनर्जी के केस में भी याद रखना है, सबका ऐसा यूनिट याद रखना है, और बीच का जो जो इंपॉर्टेंट बताए, संरक्षी और असंरक्षी, ये सब ध्यान रखिएगा। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात हुआ है, चलिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ बताया जा रहा है, वह कौन सा संघट है, संघट का मतलब टक्कर है, ठीक है, मतलब इसमें कौन सा है, कोलिजन के बारे में बात हो रहा है। वह कौन सा कोलिजन है, वो कौन सा संघट है जिसमें रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, यानी लिनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होता है, कौन से केस में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन को ही, हाँ इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा इसका सही एग्जाम्पल। इलास्टिक कोलिजन को ही क्या कहते हैं, लोचदार टक्कर। तो इलास्टिक कोलिजन हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संगमरमर में से गेंद टकराता है, मतलब मार्बल का सरफेस है और एक गेंद को फेंका जाता है नीचे की ओर, तो बताइए ये कौन सा टक्कर है, ये कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। इलास्टिक हो जाएगा इसका। इलास्टिक बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन वगैरह का टकराव,
और बॉल का टकराव तो वो क्या होता है, इलास्टिक होता है। तो टक्कर वाला याद रखिएगा। कोलिजन के बारे में ध्यान रखिएगा, कोलिजन आपसे पूछेगा। अब एक देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है सिंपल सा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या पूछा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 5 kg का बॉल है, इसको गिराया जा रहा है नीचे की ओर, और कितने हाइट पर रखा गया है, ये 5 kg के बॉल को रखा गया 3 मीटर के हाइट पे। तो बताइए इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, स्थितिज ऊर्जा इसका कितना होगा। तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। mgh को रखे तो मास क्या हो जाएगा 5, जी का वैल्यू क्या होता है 9.8, और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। सॉल्व करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा 15, यानी कह सकते हैं फाइनली इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 15 गुने में 9.8। और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा 147.15 जूल। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 147.15 जूल। तो इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रह सकते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। ज्यादा डीप में नहीं ना पूछता है, बस इतना ही नहीं ज्यादा डीप नहीं पूछेगा, बस बेसिक पूछेगा, बेसिक टच करेगा। ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछेगा नहीं, सब क्वेश्चन बेसिक पूछता है, बस बेसिक क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। मतलब कहने का मतलब हम बता ही देंगे, ये जो अपना वर्क एनर्जी पावर है क्लास 9 के लेवल का पूछेगा, एकदम क्लास 9 का लेवल। वर्क एनर्जी पावर में एकदम टफ नहीं पूछेगा। क्या वर्क पावर एनर्जी 11th में भी था। नहीं, वर्क एनर्जी पावर का जो वर्क एनर्जी पावर 11 में भी बता रहे हैं, बेसिक पूछता है, क्लास 9 का पूछता है। और एक खाली स्टैंडर्ड पूछता है क्लास 11 का, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 11 में ही पढ़ाया जाता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बता ही दिए हैं कैसे यूज करते हैं। इसका और एमसीक्यू होगा अच्छा वाला तो सेंड कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट जो भी बताया ध्यान रखिएगा। और आप ये सारे चीज को क्या कर सकते हैं, जो लंबा लंबा जो भी आपको पीडीएफ मिलता है, तो आप ना हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप क्या कीजिएगा कि जो जो अभी आपको बताए हैं, जो जो समझे हैं, उसका शॉर्ट में अपना कॉपी पर नोट्स तैयार करते जाइए, ताकि परीक्षा के टाइम में आप अपना नोट्स पढ़ के जाइएगा, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। और ऐसे ऐसे अगर अपने से कुछ भी काम नहीं कीजिएगा, सोचिएगा कि सब नोट्स से देख लेंगे, तो उस टाइम देखेगा पीडीएफ 26-26 पेज का, 20-20 पेज का, तो उस टाइम ऐसे ही आपका माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए ये सब काम अभी से कर सकते हैं, तैयारी अभी से रखिए। एकदम एक इलेक्टिव पेपर के लिए कॉपी बनाइए अपने से, और एक कॉपी बनाइए किसके लिए, कॉमन पेपर के लिए। कॉमन पेपर का पढ़ाए, उसमें लिखिए अपने भाषा में, हिंदी इंग्लिश जैसे लिख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे भी आप लिख सकते हैं। अपना एक अपने तरीके से तैयार कीजिए एक नोट्स, जो हम बताएं, जो हम पढ़ाएं, जो हम पीडीएफ दे, उससे निकाल निकाल करके। और एक इलेक्टिव पेपर का, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, ठीक है ना, तब आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको टफ भी नहीं लगेगा। सर एमसीक्यू को लिखें कॉपी पे। एमसीक्यू को कॉपी पर कितना उतारिएगा, पॉइंट को उतारिए, पॉइंट को उतारिए, ठीक है ना। पॉइंट को उतारने के लिए सीखे और पॉइंट को याद करने के लिए सीखे, पॉइंट से ना एमसीक्यू बनेगा। जैसे यहाँ उतारिएगा पॉइंट कि इलास्टिक टक्कर, या कह सकते हैं लिखिएगा कि कोलिजन। कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब है, शॉर्ट में देखिए हम कैसे नोट्स तैयार करेंगे, इसका नोट सीधा सा तैयार करेंगे कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि अपना लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग और काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों क्या होता है, कंजर्व होता है। बस अपना इस तरीके से हम नोट्स तैयार कर लेंगे शॉर्ट में। इस तरीके से मेरे को कोड में याद रहेगा, एक बार देखेंगे इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, मेरा नोट्स तैयार हो गया। तो आप जैसे अपने तरीके से नोट्स में तैयार कर सकते हैं। इसी चीज को कोई लिख सकता है पूरा पॉइंट बना करके, इलास्टिक कोलिजन में रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होती है। तो अपना अपना तरीका है नोट्स बनाने का, आप अपने तरीके से बनाइए, एकदम छोटा सा बनाइए, ताकि एंट्रेंस के टाइम में 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 7 दिन पहले एक बार देख ले, तो सब एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। इसलिए अपना नोट्स आप जरूर तैयार कीजिएगा। हालांकि हम लोग नोट्स दे रहे हैं, बट फिर भी आपके लिए काम लगा हुआ ही है, तो इसलिए आप काम अपना कीजिए थोड़ा सा। और ये जो जितना भी बात बताए हैं, इसके बेसिस पे तो 100% कंफर्म है कि जो टेस्ट में पूछा है पिछले बार, उसका तो एक भी क्वेश्चन अब रहेगा नहीं। ये जो क्वेश्चन पूछा था, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये आराम से हो जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा को बदलने का फॉर्मूला क्या है, E = mc²। और यहाँ जो ऊपर में क्वेश्चन था
कि इसका फॉर्मूला क्या है, ये क्या हो जाएगा, ml² t इनवर्स -2, है ना। तो ये सब जो पढ़े रहेंगे क्या सर इस होगा, बार सॉल्व हो सिलेबस जाएगा। नहीं ना चेंज करेगा? नहीं नहीं, सिलेबस चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और सिलेबस चेंज करेगा तो उससे दिक्कत क्या है, यही सब टॉपिक रहेगा। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है, 99% चांस है कि सिलेबस चेंज नहीं करेगा, ठीक है। बस वो खाली कर रहा है कि 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, बस इस पे काम कर रहा है, सिलेबस पे काम नहीं कर रहा है। और इस बार टेस्ट अपने तब अपने तो ऐसा तरीके से ही सीयूईटी लेगा। जैसा कर दे। नहीं नहीं, सीयूईटी में वैसा नहीं होता है करेगा, बस वैसा डुअल नहीं का ही करेगा। पूछता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा। इस बार ले रही है अलग अलग, अगले साल से वैसा व्यवस्था है, इस बार से ऐसा नहीं है, इस बार तक फ्री है, ठीक है। तो वक्र जी पावर का तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। सर क्वेश्चन आपको दिखा भी दिए हैं, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। बस क्वेश्चन को बस क्या कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज करके रखिएगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब अभी तकरीबन कर सकते हैं, फिजिक्स के केस में हम लोग 3 टॉपिक को कवर कर लिए हैं। यूनिट डायमेंशन टॉपिक कवर कर लिए हैं, मोशन कवर कर लिए हैं, फोर्स कवर कर लिए हैं, इधर अपना वर्क एनर्जी पावर भी कवर कर लिए हैं। इसके बाद अगर में वेव और साउंड एक साथ कवर करेंगे, साउंड वेव कवर करने के बाद 4 टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद इसका एक टेस्ट ले लेंगे, तो यहाँ तक का चार चार सर, टॉपिक कवर हो जाएगा, जैसे हम मतलब लोग का 2 टॉपिक छूटा हुआ है वो कब रिवीजन होगा आगे जो का छूटा यूनिट है टाइम में? उसको लाइव, जो छूटा है उसको लाइव क्लास के फॉर्म में इसको जब जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे ना, अभी जल्दी जल्दी कवर करेंगे, 13 तारीख के बाद और भी फास्ट हो जाएगा, 12 तारीख के बाद जल्दी जल्दी कवर करने के बाद उसको कवर कर लेंगे। टेस्ट से पहले एक बार कवर कर लेंगे, या तो रिकॉर्डेड में अपलोड किया गया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह है, आप उसको देख सकते हैं। हालांकि उसमें छाटे नहीं है, मतलब सब एक जगह मिला जुला है, लगभग लगता है कि 150 के आसपास वीडियो है, लेकिन सब एक जगह मिला जुला है, उसको छाट छाट देंगे, फिजिक्स का अलग से, मैथ का अलग से, केमिस्ट्री का अलग से, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लाइव में कवर करेंगे आगे, ठीक है, जब ये सारा खत्म कर देंगे तब। लगभग 12 से 15 टॉपिक है फिजिक्स में, 15 टॉपिक में कर सकते हैं, 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं, 11 टॉपिक और बचा है। अभी तो टेस्ट का डेट भी क्लियर नहीं है, तो सब एक दिन में कवर करके क्या करें, ठीक है ना। कवर हो जाएगा सब कुछ, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। और किसी का कुछ पढ़ने से क्वेरी? अच्छा स्कोर हो जाएगा ना? इतना मतलब जैसे आप पढ़ा रहे हो उतना पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर हो जाएगा ना पटना एकदम साइंस इसमें कॉलेज के लिए? आराम से स्कोर हो जाएगा, आराम से स्कोर होगा, ठीक है ना। नहीं टफ पूछता है वो, जितना बता दिए इसे बाहर पूछेगा भी नहीं। हर साल पढ़ाते आ रहे हैं ना, हर साल तो इसी के बच्चा पर इसी के बेसिस पर टेस्ट दे रहा है और इसी के बेसिस पर एडमिशन ले रहा है। सर हो जाएगा, ठीक है फिर, ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इन करते हैं इसको लेक्चर को, ठीक है। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।